नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परस्पर प्रशुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा की। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने 18वीं लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकसभा ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस बल से गिरफ्तारी करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन करने को कहा। उपराष्ट्रपति के अनुसार लोकतंत्र में शासन संचालन का अधिकार कार्यपालिका के पास है, ना कि न्यायालयों के पास। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा विशेष आधारित होगी। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परस्पर प्रशुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परस्पर प्रशुल्क की घोषणा करते हुए 180 से अधिक देशों या अर्थव्यवस्थाओं पर देश विशिष्ट नए टैरिफ लगाए हैं। इसमें सभी के लिए 10% का न्यूनतम टैरिफ लागू किया गया है। इस घोषणा में भारत पर 26% परस्पर प्रशुल्क को शामिल किया गया है। ये दर भारत द्वारा अमेरिकी आयातों पर लगाई जाने वाली दर की आधी है। आपको बता दें कि परस्पर प्रशुल्क का उद्देश्य उन देशों पर उच्च प्रशुल्क लगाकर व्यापार असंतुलन को दूर करना है जिनके साथ आयात करने वाला देश व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए समान परस्पर प्रशुल्क के अधीन चीन पर 34%, जापान पर 24% और यूरोपीय संघ पर 20% आदि है। चलिए अब परस्पर प्रशुल्क के लिए जिम्मेदार कारक जानते हैं। पुनः औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना और अनुचित व्यापार पद्धतियों का प्रतिकार यानी रिटेलिएशन करना इसकी प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। यह अति वैश्वीकरण और आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय के खिलाफ प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। आर्थिक राष्ट्रवाद घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता आदि में दिखाई देता है। अब आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक आर्थिक विचारधारा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी पर घरेलू नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके दो रूप हैं। पहला है विकासवाद। इसमें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाया गया योजनाबद्ध आर्थिक मॉडल। और दूसरा है व्यापारिकता और अलगाववाद। इसके तहत प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के माध्यम से किसी राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रशासन की हालिया अमेरिका फर्स्ट नीति। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने 18वीं लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ओबीसी से संबंधित क्रीमी लेयर की स्थिति से जुड़े मुद्दों की जांच की गई है तथा क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। आइए क्रीमी लेयर के बारे में जान लेते हैं। क्रीमी लेयर का विचार 1992 में इंदिरा साहनी मामले से उत्पन्न हुआ था। क्रीमी लेयर से आशय ओबीसीज के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक उन्नत वर्ग से है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल पदों पर क्रीमी लेयर को बाहर रखते हुए ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। इस फैसले के बाद गठित राम नंदन प्रसाद समिति के आधार पर क्रीमी लेयर में 2 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी में वे लोग शामिल थे जिनके माता पिता किसी विशेष श्रेणी की सरकारी सेवाओं में हैं या थे, और दूसरी श्रेणी में उन लोगों को रखा जो एक निश्चित आय सीमा से अधिक कमाते हैं। वर्ष 2017 में आय की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए अब समिति की मुख्य टिप्पणियां भी जान लेते हैं।
पहला है क्रीमी लेयर संबंधी मानदंड। कुछ राज्यों में क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए आय या संपत्ति परीक्षण लागू करते समय एक समान मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी सिफारिशें देखें तो राज्यों को क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए एक समान नियम को अपनाना चाहिए। दूसरा है क्रीमी लेयर में आय सीमा की समीक्षा। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए की मौजूदा आय सीमा कम है, जिससे ओबीसीज का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाता है। इसमें की गई सिफारिश के तहत हितधारकों के साथ परामर्श के बाद पर्याप्त रूप से आय सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए। लोकसभा ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पारित किया। यह विधेयक तटीय क्षेत्रों के माध्यम से होने वाले व्यापार के लिए एक अलग कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। साथ ही इसके विनियमन के दायरे में पोत, नाव, नौकायन, पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट्स जैसे सभी प्रकार के जलयानों को शामिल किया गया है। चलिए सबसे पहले विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहला प्रावधान है तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस। ये भारतीय जहाजों को व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है। हालांकि विदेशी जहाजों को नौवहन महानिदेशालय यानी DGS से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यहाँ तटीय व्यापार से आशय भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन से है। दूसरा है रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह। विधेयक में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डेटाबेस बनाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना को प्रत्येक 2 वर्षों में अपडेट करना होगा। नौवहन महानिदेशालय यानी DGS को भी विभिन्न अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत DGS को सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही इस विधेयक में केंद्र सरकार के नियंत्रण के बारे में भी बताया गया है। ये विधेयक केंद्र सरकार को नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि भारत में तटीय पोत परिवहन के संचालन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले विधेयक का महत्व भी समझ लेते हैं। ये सड़क और रेल नेटवर्क पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करके अंतर्देशीय जलमार्ग एवं नदियों पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। साथ ही विधेयक भारतीयों के स्वामित्व वाले तटीय बेड़े यानी कोस्टल फ्लीट के विकास को बढ़ावा देगा। इससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और तटीय क्षेत्रों का प्रादेशिक विकास सुनिश्चित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस बल से गिरफ्तारी करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रियाओं के दौरान संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। सोमनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के मामले में दिए गए निर्देशों और सिद्धांतों को दोहराया था। आइए पहले DK बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश क्या थे, ये जान लेते हैं। पहला है सही पहचान। गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को अपने पदनाम सहित स्पष्ट पहचान और नाम संबंधी बेज धारण करना अनिवार्य है। दूसरा है अनिवार्य ज्ञापन। गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार किया जाना अनिवार्य है। इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख उल्लेखित होने चाहिए, जो कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित एवं गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। तीसरा है किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचित करना। व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में यथाशीघ्र किसी एक मित्र या रिश्तेदार को सूचित करना होगा। चौथा है निरीक्षण ज्ञापन। गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय जांच की जानी चाहिए और किसी भी चोट को निरीक्षण ज्ञापन में दर्ज किया जाना चाहिए। पांचवा है चिकित्सा परीक्षण। हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए। छठा है वकील का अधिकार। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। आइए अब गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय भी देख लेते हैं। संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में भी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
वहीं कानूनी तौर पर हिरासत के दौरान जबरन अपराध स्वीकार करवाने के लिए चोट पहुंचाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 में सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 हिरासत में मौत के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का प्रावधान करती है। इसके अलावा अन्य दिशा निर्देशों में NHRC दिशा निर्देश 1993 सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा आदि शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के अनुसार लोकतंत्र में शासन संचालन का अधिकार कार्यपालिका के पास है, ना कि न्यायालयों के पास। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कार्यपालिका संसद और जनता के प्रति जवाबदेह है, न्यायालयों के प्रति नहीं। अब बात करते हैं शक्ति पृथक्करण की अवधारणा की। ये विचार फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने दिया था। यह शासन का एक मूलभूत सिद्धांत है जो किसी एक इकाई या व्यक्ति में शक्तियों के संकेंद्रण पर रोक लगाता है। साथ ही सरकार के कार्यों को अलग अलग शाखाओं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है। लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण का महत्व अनेक पहलुओं में देखा जा सकता है। यह अवधारणा सत्ता को एक से अधिक केंद्रों में विभाजित करके नागरिकों को राज्य के अत्याचार से बचाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है। इसके अलावा ये सिद्धांत शासन प्रणाली में नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित करता है। विधायिका और न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने को प्रोत्साहित करता है तथा जवाबदेही को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारतीयवाद में शीर्ष न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करके संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया था। इतना ही नहीं, ये विधि के शासन और स्वतंत्रता को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या कर सकती है, जिससे समानता को मजबूती मिलती है। भारत में सत्ता का पृथक्करण कुछ हद तक अलग तरीके से लागू किया गया है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया गया है। इसके विपरीत भारत में कार्यात्मक अतिव्यापन की अनुमति दी गई है। उदाहरण के लिए भारत की संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 122 और 212 के तहत न्यायालयों को संसद या राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो इसकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करता है। हालांकि शक्ति के इस पृथक्करण में एक व्यवहारिक परस्पर निर्भरता भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा विशेष आधारित होगी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की तैयारियों से जुड़ी बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था मल्टीलैटरिज्म यानी कि बहुपक्षवाद से मिनीलैटरिज्म की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय समूहों को अधिक महत्वाकांक्षी अप्रोच अपनानी चाहिए। आइए ये जानते हैं कि मिनीलैटरल्स क्या हैं। मिनीलैटरल्स ऐसे अनौपचारिक और लक्षित समूह होते हैं जिनमें आमतौर पर 3 या 4 देश ही सदस्य होते हैं। ये किसी विशिष्ट खतरे, आपात स्थिति या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आते हैं और कम समय में समाधान खोजने की मंशा रखते हैं। इनके उदाहरण हैं I2U2, ब्रिक्स, क्वाड आदि। ऐसे में एजेंडा विशेष मिनीलैटरल्स की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार कारक देखें तो पहला है मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय संस्थानों की सीमाएं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे संस्थानों में अलग अलग हित रखने वाले सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत मिनीलैटरल्स में कम देश शामिल होते हैं। इससे तेजी से निर्णय लेना और कार्यान्वयन संभव होता है। उदाहरण के लिए क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण में त्वरित समन्वय दिखाया है। दूसरा है महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता। बढ़ते तनाव के कारण बड़े मल्टीलैटरल संगठनों का संचालन बाधित हुआ है। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO का विवाद निवारण तंत्र ठप पड़ गया है। इससे राष्ट्र अब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP जैसे क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तीसरा है नवीन और आपात चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को बहुपक्षीय मंचों पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जैसे एजेंडा विशेष संगठन विशिष्ट विशेषज्ञता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। मिनीलैटरलिज्म के समक्ष चुनौतियां देखें तो इसमें पहली है स्थायित्व की कमी। छोटे समूहों में एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करना आसान होता है, लेकिन सरकारों के बदलने से एजेंडा पर विकास रुक सकता है। उदाहरण के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के त्यागपत्र के चलते 2007 के बाद बहुत लंबे समय तक क्वाड पर वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई थी। दूसरी है अधिक समावेशी नहीं होना। उदाहरण के लिए आसियान देशों ने AUKUS या OCUS के गठन को लेकर चिंता जताई है। इससे क्षेत्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। तीसरी है सीमित संसाधन। छोटे समूहों के पास जलवायु परिवर्तन या कोविड महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधन नहीं होते। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मिनीलैटरल स्तर पर एजेंडा विशिष्ट साझेदारी बनाने के साथ साथ भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC और WTO जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। इससे विश्व व्यवस्था नियम आधारित और समावेशी बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे थाईलैंड की, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। हाल ही में भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित किया। इस अवसर पर थाईलैंड सरकार ने रामकियन यानी थाई रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाने वाला एक आई स्टैंप भी जारी किया। थाईलैंड के बारे में जानें तो पहले बात करते हैं इसकी भौगोलिक अवस्थिति की। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। थाईलैंड क्षेत्रीय समूहों आसियान और बिम्स्टेक का सदस्य है। इसकी भूमि सीमाओं को देखें तो इसके उत्तर पश्चिम में म्यांमार, पूर्व में कंबोडिया, उत्तर पूर्व में लाओस तथा दक्षिण में मलेशिया स्थित हैं। इसके जल निकायों में दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी और पश्चिम में अंडमान सागर है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसकी प्रमुख नदियां मेकांग, चाओ फ्राया आदि हैं। वहीं इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों में टिन, रबर, प्राकृतिक गैस, टंगस्टन, टेंटलम, काष्ठ आदि शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में एक नया कीर्तिमान बना। विस्तारित शून्यकाल के दौरान 5 घंटे के अधिक समय में 202 सांसदों ने अपने क्षेत्र और लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भारत ने ब्रिक्स देशों से 2035 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु बाकू टू बेलेम रोड मैप पर एकजुट होने की अपील की है। भारत के अनुसार इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत में सीवीड यानी समुद्री सीवार फार्मिंग का बाजार वर्तमान में 200 करोड़ रुपए का है। साथ ही अगले दशक में इसके बढ़कर 3277 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। एक नवीन शोध में पोप्स पिट वाइपर के विष के असर करने के तरीके को उजागर किया गया है। यह शोध सांप के जहर की विषाक्तता, नई दवाइयों के विकास और असरदार एंटीवेनम के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी MOWCD ने घोषणा की है कि भारत के सभी आंगनबाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर पंजीकृत हो चुके हैं। एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जो उपस्थिति, पोषण वृद्धि की निगरानी और पोषण सेवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग में सहायता करता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई थी। इसे एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। तेलंगाना की वारंगल चपाटा मिर्च या टमाटर मिर्च को GI यानी भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। इस मिर्च का रंग गहरा लाल होता है और आकार गोल होता है। इस कारण ये टमाटर जैसी दिखाई देती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को पाली भाषा में त्रिपिटक की एक प्रति उपहार स्वरूप भेंट की। आपको बता दें कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 ग्रंथों का संग्रह है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।